जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों आज फिर से मैं हाजिर हो चुका हूं एक बार फिर से आपकी क्लास लेकर, जो कि सुबह 7 बजे वाली क्लास होती है। आपको पता है कि डेली सुबह 7 बजे सीजीएल और साथ साथ सीएचएसएल वालों के लिए जीके जीएस और जो भी और अभ्यर्थी हैं जो कि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं कोई भी, तो उन सब के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, ज़रूरी है। अगर वो ये क्लास देखते हैं तो वो खुद समझ जाएंगे कि उनके लिए कितनी ज़रूरी थी। और मैं इसमें गारंटी लेता हूँ आपका कि 25 में 25 क्वेश्चन कराने की जो अगर आप करते हैं, पूरी क्लास देखते हैं, तो आपको खुद अपने आप में एक मोटिवेशन महसूस होगा कि ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए आज पहला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की? बीजापुर का ये मामला था। और क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, आदिल शाही। ये राजवंश जो था 1489 ईस्वी में, आप ये जान लें कि 1489 ईस्वी में बीजापुर में एक स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी। और इस वंश का जो संस्थापक था वो यूसुफ आदिल शाह था, जो 1450 से 1511 ईस्वी तक शासन किया था। जो बहमनी सुल्तान महमूद के यहाँ सूबेदार था, उसने बीजापुर को स्वतंत्र राजधानी बनाया। वह शिया मत का अनुयायी था, मतलब एक शिया धर्म को मानने वाला था। वह पहला बादशाह था जिसने भारत में 12 इमामों के नामों का शिया खुतबा पढ़ना शुरू किया था। समझ में आ गया ये? आगे बढ़ेंगे। 27 देखेंगे। 27 में क्या कह रहा है? 27 में है दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? कांची, मदुरई, श्रवणबेलागोल गोला या फिर रामेश्वरम। तो दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र जो है 27 का सही ऑप्शन हो जाएगा श्रवणबेलगोला। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक, कर्नाटक की एक जगह है ये श्रवणबेलगोला में स्थित है। यह कर्नाटक राज्य के हासन जिले में स्थित है। और श्रवणबेलगोला मुख्यतः विंध्यागिरी व चंद्रगिरी दो पहाड़ियों के मध्य स्थित है। जैन ग्रंथों के अनुसार मौर्य शासक चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन परंपरा के अनुसार श्रवणबेलगोला में ही अपने शरीर का त्याग किया था। इसके अतिरिक्त यहाँ गोमतेश्वर की मूर्ति भी स्थित है जिसकी ऊंचाई 57 फीट है। इसका निर्माण गंग वंश के सेनापति चामुंडराय ने कराया था। आगे बढ़ेंगे। 28 देखेंगे। वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और क्योंकि ये क्वेश्चन तो पूछे गए हैं और आपको बता दें कि यही वो क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, और इससे संबंधित जो जानकारियाँ वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़्यादा लाभदायक साबित हो सकता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एम के गांधी, जी के गोखले, बीजी तिलक या फिर चित्तरंजन दास। तो आप अगर इसको जानते होंगे तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, बिल्कुल साफ है ये। 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने ही मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और यह दल भारतीयों की अधिक सुशासन व राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कार्यरत था। इसका प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो मार्च 1923 ईस्वी में इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में हुआ था। और यहाँ इसका संविधान व कार्यक्रम निर्धारित हुआ, जहाँ इसका संविधान व कार्यक्रम निर्धारित हुआ। स्वराज पार्टी विधान परिषदों में भाग लेने में विश्वास करती थी। इसका लक्ष्य व्यवस्थापिका सभाओं में प्रवेश करके ब्रिटिश सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करना व उसके दोषों को उजागर करना था। यही था आपका स्वराज पार्टी का मिशन। 29 देखेंगे। अम्ल वर्षा का कारण है। जो अम्ल वर्षा होता है उसका क्या कारण है? हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 29 का जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NO2 और सल्फर डाइऑक्साइड, ये हो जाएगा SO2 है। ये प्रदूषक पृथ्वी के वायुमंडल में जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक एसिड व गंधक, मतलब कि सल्फर बनाते हैं या फिर नाइट्रिक एसिड, जो पृथ्वी पर अम्ल वर्षा के रूप में गिरते हैं। अम्ल वर्षा पृथ्वी पर जलीय प्राणियों की मृत्यु तथा पेड़ पौधों की वृद्धि में गिरावट तथा इमारतों की क्षतिग्रस्त होने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। इसके बारे में कि जो अम्ल वर्षा होती है वो कितना फ़ायदेमंद या कितना नुकसानदेह है। 30 क्वेश्चन है, सुंडा ट्रेंच कहाँ है? सुंडा ट्रेंच जो है वो कहाँ पे है? या तो हिंद महासागर या फिर प्रशांत या फिर अंध महासागर या फिर मैक्सिको की खाड़ी में। इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो सुंडा ट्रेंच जो होता है ये एक प्रकार की गर्त है, जो कि ए ऑप्शन सही होगा इसका, हिंद महासागर में स्थित है। और ये गर्त जो है जावा से आगे सुंदा द्वीप समूह से आरंभ होकर सुमात्रा के दक्षिणी तट से नीचे निकलकर अंडमान द्वीपों तक विस्तृत है। और इस सुंडा ट्रेंच जो है
की सर्वाधिक गहराई जो होगी वो 7.724 मीटर इतना है, यानी कि लगभग 7,724 मीटर, लगभग 24,344 फुट, जो हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान है। ठीक है। 31 देखेंगे। 31 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव शैल है। इसमें से एक जो है वो जैव शैल है, कौन सा होगा वो 31 का आपको बताना है। तो 31 में संगमरमर है, कोयला है, ग्रेनाइट है और स्लेट है। तो जो जैव शैल है यानी जैविक शैल है या फिर ईंधन, तो वो ये है, वो है आपका कोयला। ये आपका ईंधन एक प्रकार का है, लेकिन ये सब आपके ईंधन नहीं है, जैविक शैल जिसको कहते हैं। तो कोयला एक प्रकार का ईंधन है या फिर जैविक शैल कह सकते हैं। यह मुख्यतः अवसादी चट्टानों, सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं, में पाया जाता है। अवसादी चट्टानें परतदार चट्टानें होती हैं। इनमें वनस्पति व जीव जंतु का जीवाश्म पाया जाता है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है। जो कोयला सबसे ज़्यादा अच्छा कोयला माना जाता है वो एंथ्रेसाइट माना जाता है, ये आप जानते होंगे। उसके बाद आपका बिटुमिनस माना जाता है, उसके बाद लिग्नाइट, और उसके बाद जो सबसे कम क्वालिटी यानी सबसे कम कार्बन मात्रा वाला कोयला होता है वो होता है पीट कोयला। अच्छा, ये सबसे अच्छा कोयला जो एंथ्रेसाइट कोयला को माना जाता है, इसमें ना कार्बन की जो मात्रा होती है सबसे हाई होती है, सबसे ज़्यादा, मतलब ये मान लीजिए कि 80 से 90% जो होता है उसमें प्योर कार्बन होता है। ठीक है, इसीलिए उसको सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला माना जाता है। आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना साथियों, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये डेली सुबह 7 बजे आपको क्लास मिलने वाली है। और आज आपका लगभग चौथा शायद प्रैक्टिस सेट, हाँ चौथी क्लास है। तो ये डेली क्लासेस आपकी होती रहेंगी, आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत, वैसे तो आप देख कर ही आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएंगी, लेकिन आपको रिवाइज़ करने के लिए भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ये क्लासेस बाद में भी देख सकते हैं, क्योंकि ये प्लेलिस्ट में सेव रहेंगी। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में, किसी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर एसएससी जीके मिलेगी, और हर टाइप की क्लासेस, जो हिंदी इंग्लिश जो भी क्लासेस हो रही हैं वो सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। तो आप लोग ज़रूर देखा करें, बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत ही ख़ास वीडियोज़ में लेकर आता हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन देखेंगे, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। जो तारों का रंग होता है वो किस पर निर्भर करता है। 4 ऑप्शन है, तापमान पर, दूरी पर, रेडियस पर या फिर वायुमंडलीय दाब पर। तो इसका बहुत आसान सा कुछ आंसर हो जाएगा, तापमान। जो तारे का रंग होता है वो इसी पर निर्भर करता है। और अगर देखिए, तारे का अगर पृष्ठ ताप अपेक्षा कम होता है तो वे तारे लाल रंग के होते हैं, जबकि उच्च पृष्ठ ताप वाले तारे सफ़ेद रंग के होते हैं, और अत्यधिक उच्च पृष्ठ ताप वाले तारे नीले रंग के दिखाई देते हैं। सभी तारे जो होते हैं ध्रुव तारे को छोड़कर, ठीक, रात्रि में आकाश में पूर्व से पश्चिम की ओर चलते प्रतीत होते हैं। ठीक, फाइनली इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तापमान। ये उनके ताप पर निर्भर करता है, और वो मैंने बता दिया। ये 33 क्वेश्चन देखते हैं। दल बदल निरोध संबंधी प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में उपबंधित है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया है। देखिए इसमें 4 अनुसूचियाँ दिया हुआ है। 7वीं अनुसूची की बात करेंगे तो इसमें आपके राज्य सूची, शक्तियों का बंटवारा है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, और राज्य सूची, समवर्ती और केंद्र वाली है। उसके बाद 11वीं की बात करेंगे। 11वीं में आपका पंचायती राज है, और 12वीं में आपका नगर पालिका। 9वीं अनुसूची की बात करेंगे तो इसमें भूमि अधिग्रहण है, ये सबसे पहला संशोधन था 1951 में होने वाला। और अगर 10वीं की बात करेंगे तो इसमें आपका दल बदल कानून दिया हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 33 का, क्योंकि जो दल बदल निरोध संबंधी प्रावधान संविधान की 10वीं अनुसूची में उपबंधित है। इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 में जो हुआ था, 52वां, 51वां तो ये हुआ था और 52वां ये है। सॉरी 51वां नहीं, ये तो पहला संशोधन था, ये 52वां संशोधन था, 1985 में हुआ था। और इसके अंतर्गत संसद या विधानमंडलों के उन सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा जो उस दल को छोड़ते हैं जिसके चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। लेकिन यदि किसी दल के संसदीय पार्टी के 1/3 सदस्य अलग दल या अन्य दल में जाना चाहते हैं तो उन पर अयोग्यता लागू नहीं होती। अगर 1-2 सदस्य जा रहे हैं तो फिर उनकी मतलब कि उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन कहो अगर 60 सीट थी जिसमें से 25 जा रहे हैं तो फिर
उनके लिए ये नियम नहीं लागू होगा। ठीक। नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसमें इसको पढ़ लीजिएगा दोस्तों, कौन सा कथन असत्य है? ये सकारात्मक होते हैं, इन्हें नैतिक शक्ति प्राप्त है, और ये असीमित हैं, इन्हें प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? तो 34 का जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। इन्हें जो है प्रतिबंधित किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये राज्य के अंडर आते हैं और इन पर राज्य पूरी तरह से हावी होता है। तो देखते हैं, नीति निर्देशक तत्वों को प्रतिबंधित किया जा सकता है, यह कथन नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में सही नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक ये दिया हुआ है, आपको पता ही है। इन्हीं प्रकृति सकारात्मक, इनकी प्रकृति जो होती है वो सकारात्मक होती है तथा इन्हें नैतिक शक्ति प्राप्त होती है। यह राज्य सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है तथा इनका उद्देश्य सामाजिक व आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। क्योंकि इसमें पूछ रहा था कि असत्य क्या है, तो वो असत्य था, बाकी ये सब सत्य है। ठीक है, इन्हें ये सकारात्मक होते हैं, इन्हें नैतिक शक्ति प्राप्त है और ये असीमित भी हैं, लेकिन इन्हें प्रतिबंधित किया जा सकता है, ये जो है गलत है। 35 देखेंगे, 35 में क्या कह रहा है? फसल कर्ज के लिए बैंक को अदा किया गया ब्याज क्या कहलाता है? ठीक है, 35 क्वेश्चन पे क्या देखते हैं, तो इसमें कह रहा है कि फसल के कर्ज के लिए बैंक को अदा किया गया ब्याज क्या कहलाता है? तो अगर कोई फसल के लिए कोई बैंक से ब्याज लेता है तो उसकी अदायगी जो है वो उपादान अदायगी कहलाएगी। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे 36 क्वेश्चन नंबर। 36 में कह रहा है, कर सुधार सरकार की कराधान व सार्वजनिक व्यय की नीतियों में सुधार से संबंधित है, जिसे सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? कौन सा सुधार या फिर कौन सी नीति? तो 36 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा राजकोषीय नीति, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन होगा। आपको पता है कि कर सुधार सरकार की कराधान व सार्वजनिक व्यय की नीतियों में सुधार से संबंधित है, जिसे सम्मिलित रूप से राजकोषीय नीति कहा जाता है। यह किसी भी देश के समग्र आर्थिक ढांचे का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसके अंतर्गत बजट, कराधान, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण व राजकोषीय घाटे को शामिल किया जाता है। राजकोषीय नीति का उद्देश्य आर्थिक विकास को बदल देना होता है। ठीक है, 37 की बात करेंगे। 37 में कह रहा है कि अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP की गणना के लिए आधार वित्त वर्ष क्या है? 37 देखेंगे। 37 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2011 और 12। ठीक, आगे बढ़ेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया। जो मानव व्यक्ति की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है आपकी यकृत। ठीक, देखिए ये सबसे बड़ी ग्रंथि तो है ही, और इसका वजन भी आप जान लीजिए कि लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम इसका वजन होता है, और यकृत द्वारा ही पित्त स्रावित होता है। यह पित्त आंत में उपस्थित एक एंजाइम क्रिया को तीव्र कर देता है। इसके अतिरिक्त यकृत प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है और प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। यह शरीर के ताप को बनाए रखने में भी सहायक होता है, और यकृत थोड़ी मात्रा में लोहा, तांबा व विटामिन को संचित करते रखता है। ठीक, 39 क्वेश्चन को देखेंगे। 39 में कह रहा है, लौह धातु में जंग लगने के लिए वायु में इन दोनों की आवश्यकता होती है। इसमें से दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि लौह धातु में जंग लगने के लिए वायु में इनकी आवश्यकता पड़ती है। ऑक्सीजन और नमी, कार्बन डाइऑक्साइड और नमी, जल और पेंट, ऑक्सीजन और ग्रीस। लोहा में जो वो जंग लगते हैं वो किस वजह से लगते हैं? तो जो 39 का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑक्सीजन और नमी। ये लोहे धातु में जंग लगने के लिए वायु में ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है। जब लोहा और नमी दोनों ही ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो लोहे पर भूरे रंग की या आयरन ऑक्साइड की परत जम जाती है। ठीक है, जिसे धातु का संरक्षण या लोहे की जंग लगना कहते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिससे यसद लेपन कहते हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, आपके क्वेश्चंस देखिए, ये क्वेश्चंस तो अच्छे लेवल के हैं। ठीक है, अगर आप इनको डेली क्लासेस देखते हैं तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि आप कितने इम्प्रूव्ड हो गए हैं। तो ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चंस हैं आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इनको आप डेली देखिए और अपना सहयोग भी बनाएं, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए है। ये मेहनतें जो होती हैं ये सिर्फ आपको इम्प्रूव करने के लिए होती हैं। तो इसको आप समझिए
और अपना सहयोग मतलब कि लाइक करें और चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि ये क्लासेस आप डेली देख सकें। तो देखेंगे कि डैश 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 यानी कोई यहाँ पर एक कोई तरंग आएगी को ऊष्मीय तरंगों के रूप में भी जाना जाता है। ऐसी कौन सी तरंग है, रेज है, जो कि ऊष्मीय तरंग भी है। तो 40 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, औरक तरंगे, एक्सरे, प्रकाश तरंगों या फिर गामा किरणें। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा औरक तरंगे जो होती हैं, औरक तरंगों को ऊष्मीय तरंगों के रूप में भी जाना जाता है। देखिए जो ये औरक तरंगों का मतलब होता है इंफ्रारेड रेज, ठीक, ये इंफ्रारेड होती हैं, को ऊष्मीय तरंगों के रूप में भी जानते हैं। ये तरंगे जिस वस्तु पर पड़ती हैं उसका ताप बढ़ जाता है। इन किरणों की खोज जो है हर्शल ने की थी। इंफ्रारेड रेज जो होती हैं इनकी जो खोज किया था उसको हर्शल ने किया था, और इनकी तरंग दैर्घ्य जो होती है वो भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, 7.8 इंटू 10⁻⁻7 से लेकर 10⁻³ तक होती है। अच्छा, -7 से -3 का मतलब बढ़ता, आगे जाता हुआ क्रम, ठीक, घटता होता तब जब ये -10 होता, -15 होता, ठीक, इधर ये वाला। लेकिन अगर इधर ये माइनस कम हो रहा तो इसका मतलब ये बढ़ रहा है, ठीक है। और इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने तथा रोगियों की सिकाई करने में किया जाता है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, 41 देखेंगे। 41 में कह रहा है जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है। तो जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि जो होता है वो बिंदु स्राव उसको कहते हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और अगर इसके बारे में और थोड़ा पढ़ना चाहें तो बिंदु स्राव जो होता है पॉइंट सेक्रेशन, ठीक है। पॉइंट सेक्रेशन जो होता है इसका अध्ययन सर्वप्रथम बर्गरस्टीन ने वर्ष 1887 में किया था। यह सामान्यतः शाकीय पौधों में पाया जाता है जैसे गार्डन, नेस्टर्शियम, आलू, टमाटर, बंद गोभी आदि। यह प्राय रात्रि या प्रातःकाल में होता है क्योंकि तब जल अवशोषण अधिक परंतु वाष्पोत्सर्जन कम होता है, जिसके कारण जाइलम वाहिकाओं में मूल दाब यानी रूट प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक। 42 क्वेश्चन नंबर, कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं। ये तो आजकल बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं लेकिन आपको शायद इसका रासायनिक नाम ना पता हो। कपड़ों पर अगर जंग के दाग लग जाते हैं तो उसको किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो 42 का सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर होगा ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा। आपको पता है कि जंग के धब्बे या कोई भी दाग हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड, जो कि फॉर्मूला होता है इसका 2H2O4, ठीक, का प्रयोग किया जाता है, या पोटेशियम तथा कैल्शियम सॉल्ट के रूप में पौधों में पाया जाता है। यह लकड़ी के बुरादे से क्षार के साथ 240 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म करके बनाया जाता है। इसका अन्य उपयोग वॉल्यूमेट्रिक यानी आयतन मितीय विश्लेषण में तथा अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है, ठीक है। 43 देखेंगे। 43 में कह रहा है भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा क्या है। जो ध्वनि प्रदूषण स्तर है वो भारत में कितने लेवल तक के बीच स्वीकार की गई है। तो 43 का जो सही ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका डी ऑप्शन होगा, 40 से 45 डेसिबल के बीच। भारत में ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा जो है इतने ही डेसिबल के बीच स्वीकार्य है। इससे अधिक डेसिबल की ध्वनि मनुष्य के साथ पर्यावरण के लिए भी हानिकारक होती है। तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है, इसलिए अगर इससे ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो कानूनन अपराध होगा, ठीक है। 44 देखेंगे कि द्विबीजपत्रियों में परागकण में होते हैं। जो द्विबीजपत्री होते हैं उनके परागकण में क्या होता है। 44 क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो चारों में जो 44 का सही ऑप्शन होगा वो होगा 3 जनन छिद्र। द्विबीजपत्रियों के परागकण में 3 जनन छिद्र होते हैं। इस वर्ग के पौधे आवृतबीजी यानी एंजियोस्पर्म उप समूह के अंतर्गत आते हैं। इसमें बीज फलों के अंदर होते हैं। जो इनका जो फल होता है वो बीज के अंदर होता है, ठीक है। तथा पौधों में जड़, पत्ती, फूल, फल व बीज पूर्णतः विकसित होते हैं, जैसे कपास, भिंडी, सरसों, संतरा, तरबूज, खरबूजा, कुसुम, अशोक आदि द्विबीज पत्रियों के उदाहरण हैं जिनमें 3 जनन छिद्र होते हैं। आगे बढ़ेंगे। 45 देखेंगे रुधिर वर्ग का पता किसने लगाया था। जो ब्लड ग्रुप होता है ब्लड ग्रुप की खोज या फिर इनको पता लगाने वाले कौन से साइंटिस्ट थे। 45 का जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा लैंडस्टीनर ने। अब इनके जो इन्होंने 4 ब्लड ग्रुप की खोज करा था, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप AB और ग्रुप O।
इनमें से आपको बताना है कि कौन सर्वग्राही होता है। एक होता है जो हर ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड ले सकता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इसके बारे में थोड़ा सा देखना चाहें तो इन्होंने वर्ष 1990 में ही इसकी खोज कर दी थी, रक्त समूह की, और इसके लिए इन्हें वर्ष 1920 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। और मनुष्यों के रक्त में भिन्नता का मुख्य कारण उनके आरबीसी यानी लाल रक्त कण में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे एंटीजन कहते हैं। एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर मानव में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए गए हैं। किसके आधार पर? एंटीजन। ठीक है, इसी की वजह से खोज हुई थी 4 ब्लड ग्रुप की। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 46 क्वेश्चन नंबर। कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त डीबीएमएस किसको कहते हैं? डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो 46 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए डीबीएमएस का फुल फॉर्म जो होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। और आपको बता दें कि यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो अपने यूजर्स व प्रोग्रामर्स को एक व्यवस्थित ढंग से डाटा को बनाने, उसे संभालने व अपडेट करने की सुविधा प्रदान करता है। और आपको बता दें कि ऐसे और भी बहुत सारे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ग्रेड है, और ये भी आपका एक आता है, ठीक, इसको मिसक्यूएल कहते हैं। मतलब ऐसे तमाम हैं, तो उसमें से जो प्रमुख है वो ये है। ठीक है, डीबीएमएस। 47 की बात करेंगे। 47 में क्या कह रहा है? 47 कह रहा है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में किस भारतीय खिलाड़ी ने पुरुष एकल बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया ये, जबकि स्वर्ण पदक का नाम आ गया क्योंकि ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा चर्चित रहती हैं। इसमें प्रमोद भगत थे, मनोज सरकार थे, योगेश कथुनिया थे, सुमित अंतिल थे। तो इसका सही ऑप्शन आपको सबको पता ही होगा कि प्रमोद भगत जो थे, इन्होंने ही टोक्यो 2020 के पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। किसमें? बैडमिंटन में। ठीक है, और ये एकल बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एक भारतीय थे। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत एवं 6 कांस्य पदक के साथ कुल 19 पदक जीतकर 162 देशों में 24वें स्थान पर रहा। और ये है कि पैरालंपिक जो है 16वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल था, जिसका आयोजन 24 अगस्त से 5 दिसंबर 2021 तक किया गया था। टोक्यो जो कि जापान में है, टोक्यो पैरालंपिक में प्रथम बार बैडमिंटन एवं ताइक्वांडो खेलों को सम्मिलित किया गया था। तो ये जो खेल थे बैडमिंटन और ताइक्वांडो, ये 2 खेल पहली बार थे जो कि सम्मिलित किया गया था, और इसमें प्रमोद भगत ने पहला स्वर्ण पदक ही जीत लिया। 48 देखेंगे। ये करंट टाइप का एक क्वेश्चन है, बाकी फिर भी देख लेते हैं। जून 2021 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया? वो किस देश के प्रधानमंत्री थे? कौन? अनिरुद्ध जगन्नाथ। तो 48 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मॉरिशस। आपको बता दें कि मॉरिशस के बारे में कि मॉरिशस का जो मुद्रा है वो भी रुपया ही है। ठीक, और इसके बारे में और कुछ जानकारी क्या दे सकते हैं? बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन बस क्योंकि ये उस टाइम का जो क्वेश्चन था तब के लिए। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। 49 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1 जनवरी 1995 को हुई थी। और इस संगठन का उद्देश्य जितने भी इसके सदस्य देश हैं कि मध्य व्यापार के नियमों का विनियमित करना तथा व्यापार उदारीकरण के विस्तार के लिए बातचीत व निगरानी हेतु एक मंच प्रदान करना एवं व्यापार विवादों का समाधान करना है। और इस समय वर्तमान में इस देशों की सदस्यता जो मतलब सदस्य संख्या है वो है 164 देश। ठीक, आपको बताना है कि यूएन में कितने देश की सदस्यता है, तो इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 50 क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। और ये डेली सुबह आपको पता ही है कि 7 बजे वाली क्लास है। डेली आप इसको देख सकते हैं और बेहतरीन जानकारी हासिल कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशल ऑफ द टाइगर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? स्पेशल ऑफ द टाइगर 50 क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, साई मांट गोमेरी। ठीक है, तो ये जो
स्पेल स्पेल ऑफ द टाइगर पुस्तक के लेखक साई मॉन्टगोमरी हैं। वे एक जर्मन प्रकृतिवादी व लेखक हैं और इसी पुस्तक में इन्होंने सुंदरवन यानी पश्चिम बंगाल के जो सुंदरवन है के जो टाइगर्स थे के जीवन पर प्रकाश डाला था। और इस पुस्तक को वर्ष 1995 में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल रही होगी। तो डेली ये क्लासेस आपको मिलेगी सुबह 7 बजे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।